वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 14 कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड को हम पढ़ रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट को बेस माना जाता है और नेट प्रॉफिट में जिन आइटम्स को प्लस करना होता है, इसके पहले मैंने आपको बताई है कि उसमें आपको प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये अगर दिया गया है तो वो आपको प्लस करना है। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि कर तथा असाधारण मदों से पूर्व शुद्ध लाभ को ज्ञात करने के बाद शुद्ध लाभ को परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में बदलने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करना होते हैं। तो हमें वो एडजस्टमेंट कैसे निकालना है, कैसे उनकी कैलकुलेशन करना है, ये अब हम देखेंगे। तो जब हमें ये निकालना है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट है वो ले लेंगे। उसको लेने के बाद हम लिखेंगे इसमें ऐड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन गुडविल पे हो सकता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनके लिए जो भी प्रोविज़न किया गया है वो ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर बैड डेब्ट्स के लिए कोई प्रोविज़न है, उनके लिए कोई आयोजन किया गया है तो वो भी इसमें प्लस हो जाएगा। इसके अलावा पूर्वाधिकारी अंश एवं ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम, ऋण पत्रों एवं ऋणों पर ब्याज, ये अल्पकालीन भी हो सकता है और दीर्घकालीन भी हो सकता है। और स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर होने वाली हानि, ये सभी चीज़ें हमको इसमें प्लस करना है। किसमें? ऐसा प्रॉफिट जो टैक्स देने के पहले का है और उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को भी प्लस नहीं किया गया है, उसमें इनको हमें प्लस करना है। और प्लस करने के बाद फिर माइनस करना है हमें वर्ष के दौरान अगर कोई लाभांश मिला है, अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है कंपनी को तो वो उसमें प्लस हो जाएगा। अगर कोई रेंट रिसीव्ड हुआ है, किराया मिला है तो वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड असेट्स पर को बेचने से अगर कोई प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लॉस को तो हमने प्लस किया था, तो जब प्रॉफिट होगा तो वो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। उसी तरह से वर्किंग कैपिटल में अगर किसी तरह का कोई चेंजेस आया है और उससे कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो भी आपको इसमें से माइनस कर देना है। तो ये माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व का लाभ। तो इसमें आपको नेट प्रॉफिट में क्या प्लस करना है? गुडविल, जो भी प्रोविज़न है वो, डिबेंचर पर जो प्रीमियम है वो, इंटरेस्ट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ये प्लस करना है। और डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड असेट्स, ये आपको इसमें से माइनस करना है। अब थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, देखिए कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उससे संबंधित जो अभी हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, उसके बाद जो भी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ हैं उनसे संबंधित जो एडजस्टमेंट हैं वो हमको करना पड़ेंगे। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ क्या होते हैं ये हमने इसके पिछले चैप्टर में पढ़ा है। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ में चालू संपत्ति करंट असेट्स मतलब रोकड़ और रोकड़ तुल्य को छोड़कर, इसमें आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट को शामिल नहीं करना है, में हुई कमी, डिक्रीज इन करंट असेट्स एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और चालू दायित्वों में आपको इतना ध्यान रखना है कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको शामिल नहीं करना है। अगर करंट लायबिलिटीज में किसी तरह की इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट को छोड़कर उनको जोड़ा जाता है, मतलब प्लस कर दिया जाता है। और चालू संपत्ति में अगर किसी तरह की कोई वृद्धि हो रही है, मतलब इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इनको माइनस कर दिया जाता है।
तो ये आपको ध्यान रखना, एक आप याद रखेंगे तो दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा कि अगर करंट असेट्स में कोई डिक्रीज हो रहा है और करंट लायबिलिटी में कोई इंक्रीज हो रहा है तो वो आपको ऐड कर देना है, और जस्ट इसका अपोजिट इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, वो आपको इसमें से माइनस कर देना है। तो चालू संपत्ति और चालू दायित्वों में परिवर्तन का प्रभाव अप्रत्यक्ष विधि में करना है आपको। चालू संपत्ति और चालू दायित्वों में जो परिवर्तन का प्रभाव होता है वो देखिए आप इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि चालू संपत्ति में जो भी चेंजेस होते हैं उसका इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चालू संपत्ति में सबसे पहले लेते हैं हम स्टॉक को, इन्वेंट्री या स्टॉक। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो निकालते समय हमें स्टॉक के परिवर्तन को ध्यान में रखना है। ये देखना है कि स्टॉक पे कमी अगर हो रही है तो स्टॉक में कमी होने से जो कैश फ्लो है उसमें चेंजेस होते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है, और अगर स्टॉक में वृद्धि हो रही है तो कैश फ्लो कम हो जाता है। स्टॉक हमने खरीदा, इसका मतलब ये होता है कि कैश आउटफ्लो हुआ। स्टॉक जब खरीदा जाता है तो उसको खरीदने से क्या होता है, पेमेंट करना होता है। पेमेंट करना होता है मतलब कैश फ्लो हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है। और अगर स्टॉक में किसी तरह की कमी हो रही है मतलब कैश का जो फ्लो है वो एज इट इज़ है, ना इनफ्लो हुआ है और ना ही आउटफ्लो हुआ है, मतलब कैश जो है वो एज इट इज़ है। व्यापारिक प्राप्यताएं, देनदार एवं प्राप्य विपत्र, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अब अगर डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में किसी तरह की कोई कमी होती है तो कैश फ्लो में क्या होती है, इंक्रीज हो जाता है कैश फ्लो। लेकिन जब देनदार और प्राप्य विपत्र में वृद्धि होती है तो कैश फ्लो कम हो जाता है। पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में कमी से क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और अगर पूर्वदत्त व्ययों में वृद्धि होती है तो कैश फ्लो डिक्रीज हो जाता है। तो ये अभी हमने पढ़े करंट असेट्स का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू।